नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बात करनी है आज हमें दिल्ली सल्तनत के आखिरी राजवंश लोधी वंश की। लास्ट मैंने आपसे बात करी थी तो हमने तुगलक वंश को पढ़ा, सैयद वंश को पढ़ा और सैयदों के हाथ से सत्ता का हस्तांतरण किनके हाथ में हुआ? लोधियों के हाथ में। तो यहां से बात करते हैं हम लोधी वंश के बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश है। इसके बाद सत्ता का हस्तांतरण किसको हो जाएगा? मुगलों को हो जाएगा और वहां से मुगल वंश, एक नया राजवंश आ जाएगा। तो इसको पढ़ते हम। यहाँ पे आपको कुछ और अच्छे फैक्ट्स मिलेंगे, ध्यान देना उन पे। देखिए, लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। अभी तक आपने जो भी राजवंश पढ़े ना, तो उनमें मैं बार बार कहता आया ये तुर्की थे, तुर्क थे। कोई कोरोना तुर्क था, कोई एल्बारी तुर्क था, कोई शमसी था, है ना। अब यहां पे पहली बार दिल्ली सल्तनत पर आ जाते हैं अफगान। और अफगान भी कौन से? पठान। बात समझ रहे? तो दिल्ली पर ये लोधियों का जो शासन स्थापित हुआ, इसे एक और बोलते हैं प्रथम अफगान राजवंश। दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम अफगान राजवंश कौन सा है? लोधियों का। ये पठान थे। बात समझ रहे? जो अपने नाम के साथ खान शब्द का प्रयोग करते थे। ये बात ध्यान रखना, आगे बहुत काम आएगी। आप मुगल काल समझोगे ना, तो मैं कई बार इस लाइन का जिक्र करूंगा, तो आप ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा आगे जाके डिफरेंस क्रिएट करता है ये पठानों वाला मामला। तो बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत में लोधी राजवंश की स्थापना करी। ये अफगानों की महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल से संबंध रखता था। दिल्ली का सुल्तान बनने पर उसने गाजी की उपाधि धारण करी। अफगान सरदारों को इसने जागीरें प्रदान करी। देखिए, बेसिकली बहलोल लोधी भी एक मामूली सरदार से उठकर वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के पद तक पहुंचा था, परंतु अभी भी वो अफगानी कबीलों की परंपराओं को जिंदा रखे हुए था। एक ही जाजम पर अपने सरदारों के साथ बैठना, उनके साथ भोजन करना, वो परंपराएं जो अफगानी कबीला परंपराएं थी, इसने उनको जिंदा रखा। तो अपने जो भी अफगानी सरदार थे, इसने उनको जागीरें प्रदान करी और उनकी स्थिति को तुर्की सरदारों के सामने मजबूत किया। बहलोल लोधी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया, जहां शर्की वंश, शर्की भी अफगानी थे, वो शासन कर रहा था। इसने बहलोली नामक सिक्का चलवाया। अकबर के शासनकाल तक ये सिक्का चलता रहा। इसकी मृत्यु 1489 में हुई। उसके बाद इसका पुत्र निजाज खां शासक बना। यह अपने सरदारों को मनसद अली कहकर पुकारता था और सरदारों के खड़े रहने पर वो स्वयं भी खड़ा रहता था। बात समझ रहे? जो बात मैंने अभी कही ना, सरदारों को पूरा सम्मान देना, बहलोल खां लोधी अफगानी राजवंश को की परंपरा, अफगानों की जो परंपराएं थी, इसका उसने पूरा पालन किया। इसके बाद देखिए, जो शासक बना निजाम खान, जो अभी अपन पढ़ रहे थे, उसने सिकंदर शाह लोधी के नाम से शासन किया। सिकंदर शाह की उसने उपाधि धारण करी। 1489 में इसने शासन आरंभ किया। इसकी भी जो मां है वो हिंदू थी, जैसे आपने फिरोज तुगलक और दूसरा ये सिकंदर लोधी। ये दो ऐसे शासक हुए हैं, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुए हैं, जिनकी माताएं हिंदू थी। इसकी सिकंदर शाह की सेना तथा हुसैन शाह सरकी की भी सेना, बनारस का युद्ध हुआ। शर्की राजवंश जौनपुर वाला, जिसे बहलोल लोधी ने हराया था, फिर से सिकंदर लोधी ने उनको हराया। भूमि की पैमाइश के लिए इसने गजे सिकंदरी, ध्यान रखना, भूमि की पैमाइश के लिए एल आकार का वो गज आता है, तो गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया? सिकंदर लोधी ने। इसने धौरपुर, मंदरैल, नरवर, नागौर जैसी राजपूत जागीरों को जीता, परंतु ग्वालियर जो है उसको ये नहीं जीत पाया। संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फरहंगे सिकंदरी के नाम से इसने अनुवाद करवाया। 1504 में उसने आगरा नसर बसाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगरा नगर का संस्थापक कौन? सिकंदर लोधी। एक्चुअली इसके बाद में ना, इसने 1506 में दिल्ली सल्तनत की राजधानी ही आगरा को बनाया, जो मुगलों के समय तक आगरा ही रही। बाद में शाहजहां ने जब दिल्ली में आज जो चांदनी चौक है ना, लाल किला है जहां पे, उसने शाहजहानाबाद के नाम से वो नगर वापस बसाया, तब वापस राजधानी दिल्ली हुई।
नहीं तो फिर इसके समय में राजधानी आगरा हो गई थी और वो आगरा ही रही। अकबर भी आगरा के किले से ही शासन करता था। ठीक है, राजस्थान के शासकों पर अधिपत्य बनाए रखने के उद्देश्य से उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इसका कारण भी आप समझ लीजिए। देखिए, ये इकलौता ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ है जो खुद एक पोइट था, कवि था। कविताएं लिखने का बहुत शौक था इसे, लिखता भी था, विद्वान भी था, स्वयं भी कई भाषाओं का यह ज्ञान रखता था। और ये गुलरुखी नाम से, क्या गुलरुखी उपनाम से ये कविताएं लिखता था। ये भी एक असहिष्णु शासक था, बात समझ रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म में मानता था, बाकी धर्मों से आप समझिए इनको प्रॉब्लम थी, चिढ़ होती थी। इसने मुहर्रम में ताजी निकालने पर भी पाबंदी लगा दी थी। बात समझ रहे हैं। बेसिकली क्या होता है ना, ये शिया सुन्नियों का अलग अलग त्योहार है, एक के लिए मातम का है और एक के लिए जो है वो एक विजय का त्योहार है। तो इसमें भी थोड़ा सा इनका डिफरेंस है, एक पक्ष ताजे निकालना सही मानता है, दूसरा पक्ष नहीं मानता है। तो इसने मुहर्रम में ताजे निकालने पर भी रोक लगा दी, मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों की मजारों पर जाने से रोक दिया और ब्राह्मणों पर जो जजिया कर था उसे पुनः लगा दिया। मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए तुलुम्बा के शेख अब्दुल्ला तथा शेख अजीजुल्लाह को इसने आगरा बुलवाया ताकि जो कुरान की शिक्षाएं हैं उसका प्रचार प्रसार किया जा सके। इसके शासनकाल में संगीत कला का एक ग्रंथ तैयार हुआ, लज्जत सिकंदर शाही। संत कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। गुलरुखी उपनाम से इसने फारसी भाषा में कविताएं लिखी। गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई। ठीक है, देखिए वैसे सिकंदर लोदी का मैं बताऊं, मैंने जहां तक सवाल देखा है ना, ये आता है यार ये गुलरुखी उपनाम वाला। गुलरुखी उपनाम से कौन कविता लिखता था? लज्जत सिकंदर शाही ग्रंथ किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान से संबंधित है? ये आप इसका नाम लिख देंगे। आगरा की स्थापना और आगरा को राजधानी बनाना, ये भी इसी के शासनकाल की घटना है। तो ये इन पॉइंट्स पे आप ध्यान देना, इसमें से अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। और दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान इब्राहिम खां लोदी। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी शासक बना। दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम शासक था। इसने आगरा में ही अपना राज्याभिषेक करवाया। मान सिंह के पुत्र विक्रमजीत को पराजित करके ग्वालियर को इसने जीत लिया, जो कि अभी तक बाहर था। इब्राहिम लोदी राणा सांगा से पराजित हुआ और खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इसके बाद 1518 में बाड़ी का युद्ध होता है धौलपुर का, इसमें भी राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तो ये खातौली और बाड़ी का दो युद्ध हैं जिसमें इब्राहिम लोदी राणा सांगा से हार जाता है। बिहार में बाहर खां नूरानी स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। इब्राहिम लोदी का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। बाहर खां नूरानी, ध्यान रखना आगे चल के एक शेरशाह सूरी आएगा जिसका संबंध इससे है। बाबर को भारत आक्रमण करने के लिए पंजाब के शासक दौलत खां लोदी ने आमंत्रित किया और इब्राहिम लोदी का एक चाचा थे आलम खां। बेसिकली क्या ये फैक्ट है, थोड़ा सा देखिए, कुछ एक कहानी है, आप उसको सुन लीजिए, थोड़ा मैं बताता हूं। इब्राहिम खां लोदी की एक प्रॉब्लम थी कि जो इसके दादा मतलब बहलोल खां लोदी ने चलाया था ना, अफगानी सरदारों के साथ बैठना, उनके साथ भोजन करना, उनके उठने पर खुद उठ जाना, इसमें इसका कोई वो नहीं था इब्राहिम लोदी का कि मैं भी उस तरीके से व्यवहार करूं, नहीं। क्योंकि राजकुमार की तरह इनकी परवरिश हुई थी तो एटीट्यूड भी वैसा ही था और ये अपने आप को सुल्तान समझता था तो बाकी सबको अपने से नीचा समझता था। तो इसने ये बात साफ साफ कह दी कि तुम लोग मेरे साथ में खड़े नहीं हो सकते। तुम्हारे साथ तुम खड़े हो तो मुझे खड़ा रहना अनिवार्य नहीं है, उल्टा मैं खड़ा रहूंगा तो तुम्हें खड़ा रहना पड़ेगा। इस प्रकार से कई सारे अफगानी सरदार जो है इस प्रकार के अपमान से नाराज हुए। उसमें ये इब्राहिम खां के चाचा दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी भी थे। ये जिसमें से दौलत खां जो है ये तो पंजाब का गवर्नर था और पंजाब की सीमाएं लगती थी काबुल से। पंजाब की सीमाएं कहां से लगती थी? काबुल से। काबुल पर शासन था बाबर का। बाबर भी जो है ये मंगोलों की चगताई शाखा थी, उससे संबंध रखता था। बाबर ने कई बार जो है पंजाब की सीमाओं पर हमले भी किए थे। जब इब्राहिम लोदी से बहुत ज्यादा नाराज हो गए ये लोग, दौलत खां लोदी और आलम खां, तो इन्होंने बाबर को आमंत्रित किया कि आप इब्राहिम लोदी के खिलाफ अपनी सेना लेकर आइए, हम पंजाब से आपको रास्ता देंगे, आप आ जाइए।
अब यार यहाँ पे कई सारे इतिहासकार जो हैं वो एक बात बोलते हैं कि बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ आमंत्रित करने वालों में राणा सांगा भी थे। अब यहाँ पे देखो, इसको काउंटर करने वाली एक थ्योरी और है कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा को बाबर की जरूरत नहीं थी। वो ऑलरेडी खातौली के युद्ध में और बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा चुके थे, तो अब बुलाने का कोई उद्देश्य था नहीं। बात समझ रहे हैं? हालांकि इस पर तो विवाद है कि उन्होंने, राणा सांगा ने बुलाया नहीं बुलाया पता नहीं, पर यह बात पक्की है कि इब्राहिम लोदी के जो ये चाचा थे दौलत खां और आलम खां, इन्होंने जरूर बाबर को आमंत्रित किया इब्राहिम लोदी के खिलाफ, और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में अब युद्ध निश्चित था, और यह युद्ध हुआ पानीपत के मैदान में 1526 में, और इतिहास में यह युद्ध कहलाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए, पानीपत के 3 युद्ध हुए, और ये पानीपत के तीनों युद्ध जो हैं भारत के इतिहास में निर्णायक रहे हैं, जिन्होंने भारत के इतिहास की दिशा को बदल दिया। तो बात करते हैं अपन पानीपत के इस पहले युद्ध की। 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध जो है ये हुआ। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हारा गया और युद्ध के मैदान में ही उसकी मृत्यु हो गई। यहां पे क्वेश्चन निकल के आता है, यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हो गई। किसकी? इब्राहिम लोदी। अभी तक इतने सारे सुल्तान आपने पढ़ लिए, कुतुबुद्दीन से लेके अभी तक, एक भी सुल्तान युद्ध में भूमि में नहीं मारा गया। यह पहला आदमी था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया। इब्राहिम लोदी ये युद्ध क्यों हारा पानीपत का? इसके पीछे आप कहें तो सेना तो ऑब्वियस सी बात है इब्राहिम लोदी के पास बड़ी थी, परंतु तकनीकी रूप से, टेक्नोलॉजिकली बाबर ज्यादा एडवांस था। हिंदुस्तान की धरती पर पहली बार तोपें और बारूद का प्रयोग करने वाला बाबर ही था। बाबर अपने साथ उज्बेगों की एक पद्धति लेके आया था सेना की। सेना का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो थी तुलुकनुमा पद्धति, जिसमें क्या होता था कि ऐसे बैलगाड़ियों के जत्थे लगा दिए जाते थे। बात समझ रहे? पूरी विंग खड़ी कर दी बैलगाड़ियों की। उनके बीच में इतनी जगह रखती थी कि घुड़सवार 2 आगे जा सके, वापस आ सके। इनके पीछे तीरंदाजों की पूरी सेना है और आगे रखी हुई है तोपें। तो आप समझिए, तीरंदाजों को ये बैलगाड़ियों का पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है। घोड़े बीच में से निकल सकते हैं, तो बड़ी कोई सेना अगर आगे से आ रही है पैदल सेना, तो एकदम से अंदर नहीं घुसेगी, छोटे छोटे इन क्षेत्रों के बीच में फंस जाएगी। बात समझ रहे? कंजेस्टेड हो जाएगा मामला। दूसरा, उसने विंग्स रखी, लेफ्ट और राइट। दोनों विंग्स जो है ऐसे एक तरीके से आप समझिए आर्क बनाते हुए, आर्क समझते हैं ना, एक तरह से यूं, एक विंग इधर से अटैक करेगा, एक इधर से अटैक करेगा, बिल्कुल सेना को घेर लेते थे, अगली सेना को। तो ये तुलुकनुमा पद्धति इतनी इफेक्टिव थी कि बाबर अपने कम सैनिकों के बावजूद भी पानीपत का युद्ध जीतने में सफल रहा। बाबर के पास एक बड़ा तोपखाना भी था, और इस तोपखाने के कारण ही वो इब्राहिम लोदी की सेना को रौंद देता है। तुलुकनुमा और अराबा पद्धति, जिसमें सेना को लेफ्ट, राइट और केंद्र जैसी 3 इकाइयों में विभाजित किया जाता था। इसके कारण एक छोटी सेना भी चारों ओर से दुश्मन को घेरने में सक्षम हो जाती थी। कार्ट्स, बैलगाड़ियां, जो भी मैं आपको बात कर रहा था, जो दुश्मन का सामना करने वाली पंक्तियों में रखे गए थे, सबसे आगे एक दूसरे से रस्सियों से बांध दिए जाते थे ताकि ये अलग नहीं हो, बिखरे नहीं। और इसी कारण से इस युद्ध के अंदर जो है इब्राहिम लोदी की पराजय होती है। पानीपत में पराजय के बाद इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत पर कब्जा हो जाता है बाबर का। हालांकि बाबर को अभी खतरा था राणा संग्राम सिंह से। राणा सांगा भी राजपूतों की सेना इकट्ठी करके बाबर के खिलाफ खानवा के मैदान में 1527 में उतरते हैं। इस युद्ध में भी बाबर जीत जाता है। इसके बाद 1528 में चंदेरी के युद्ध में वो एक राजपूत सरदार मेदिनी राय को भी हरा देते हैं। 1529 में घाघरा के युद्ध में अफगान संगठित होकर आते हैं इनके खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, पर इस युद्ध में भी बाबर जीत जाता है। और फाइनली अब दिल्ली सल्तनत पर एक नए राजवंश की स्थापना हो जाती है, मुगल राजवंश की। अगले लेक्चर में हम मुगलों के बारे में पढ़ेंगे।
इस लेक्चर में कुछ और फैक्ट्स बचे हुए हैं, वो आप यहीं पर देखते चलिए। सल्तनत काल के अंदर जो मुख्य कर वसूले जाते थे वो 5 प्रकार के थे। उश्र, मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। इसमें से ये जो 4 खर्च कर थे ना, ये तो शरिया में लिखे हुए थे। जैसे खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। ज़कात, धार्मिक आधार पर लिया जाने वाला कर। मुसलमानों की ये ज़कात होती है, मतलब दान, एक तरीके से अपनी आय का 1/5 भाग दान करिए आप, ज़कात। जजिया, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कौन सा कर? धार्मिक कर। और खुम्स क्या था? लूट, किसी राज्य को लूटा गया आपके द्वारा, गड़ा हुआ धन प्राप्त हुआ, उस पर एक हिस्सा राज्य को मिलता था, उसे क्या कहते थे? खुम्स। आगे देखो, सल्तनत काल में विभिन्न प्रकार के जो प्रशासन थे, विभाग थे, उनके क्या काम थे और उनके नाम क्या थे? दीवान वजारत, वजीर, वजीर समझते हैं प्रधानमंत्री। दीवान आरिज, सैन्य विभाग। दीवान इंशा, पत्राचार विभाग। रसालत, विदेश विभाग। अमीर कोही, कृषि विभाग। मुस्तखराज, राजस्व विभाग। खैरात, खैरात का मैंने बताया भी था आपको, दान। इस्तिहाक, पेंशन, इस्तिहाक पेंशन को कहते हैं। बंदगान, दास। कजा, न्याय विभाग। बात समझ रहे? कजा का मतलब ही होता है सजा, क्या कजा हुई हमसे ऐसी। तो ये आप याद करिए, कभी पूछ लेते हैं। कुछ और है वो भी देखिए। वजीर क्या करता था? आय व्यय का प्रधान था। आरिज ममालिक, सैन्य विभाग का प्रधान था। इंशाए ममालिक, पत्राचार का प्रधान। वकील दर, शाही महल तथा सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाएं देखता था। अमीर बहर, जलमार्गों की देखभाल। अमीर शिकार, शाही शिकार का प्रबंधक। बरीद ममालिक, ये याद रखना यार, बरीद ममालिक पूछा हुआ है, ये बरीद, ये क्वेश्चन देखा हुआ है। बर्बक, दरबार की कार्रवाई का संचालक। काजी, न्याय विभाग का प्रधान। मुहत्सिब, आचरण का संरक्षण। मुहत्सिबों की नियुक्ति मैंने आपको बताया था, जिसमें इस्लामिक कानून के हिसाब से अगर कोई आचरण नहीं कर रहा है समाज के अंदर तो उसको दंडित किया जाता था, मुहत्सिब। सद्र और सदरे सुदूर, धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख। ठीक है, याद करना, ये खासकर ये वाला बरीद वाला तो ध्यान ही रखना आप, ये तो कई बार पूछा हुआ है, ये आरिज ममालिक पूछा हुआ है ये, ठीक है, ये पूछते हैं कई एग्जाम्स मैंने देखा है, एक बार रीडिंग करना है इनकी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा दिल्ली सल्तनत। देखिए, वैसे बहुत डिटेल में हम जा सकते थे दिल्ली सल्तनत के, खूब सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट देखिए मेरी थ्योरी ये है एग्जाम को पास करने के लिए कि आप कुछ ऐसे एग्जाम में बैठने जा रहे हैं ना, जिस भी एग्जाम में, तो पहले आप पेपर का अध्ययन करिए, पुराने पेपर का अध्ययन करिए, क्वेश्चंस की थीम को समझिए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपसे किसी सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज नहीं मांग रहा है, वो ये मांग रहा है कि क्या आपने सब्जेक्ट को पढ़ा है, क्या आपने इसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपने उनके बारे में जानकारी ली है। यदि हाँ, तो आप वो एग्जाम में वो क्वेश्चन आराम से करने में सफल हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात समझ रहे? तो आप उसी हिसाब से एक बार पढ़िए। मेरे ये जो लेक्चर्स हैं ये 2 तरह से आपको काम देंगे। एक तो अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है, जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो जो हमने स्लाइड्स बनाई है, जिसको मैंने आपको लेक्चर दिया, आप इसको बार बार सुनिए और एक क्रोनोलॉजी तैयार करिए, कौन किसके बाद आ रहा है। कि साहब आपने दिल्ली सल्तनत ही पढ़ा, अच्छा पहले गुलाम वंश था, फिर खिलजी आया, अच्छा फिर खिलजियों के बाद जो है वो तुगलक आए, तुगलक गए तो सैयद आए, सैयद गए तो लोधी आए, इस प्रकार से याद होना चाहिए। फिर पर्टिकुलर उसमें क्या, कुतुबुद्दीन आया, तो फिर उसके बाद इल्तुतमिश आया, फिर बलबन आया, है ना। फिर आप जब एक पर्टिकुलर आपका बिगिनर लेवल तैयार हो जाएगा ना, फिर आप भले ही आप उसको बिल्डअप करने के लिए आप कितनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, चीजें ऐड होती जाती है, बट आपके पास एक बेस ही नहीं, तो कैसे होगा मामला। तो आप एक बेस को तैयार करिए, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, और जब भी आप एक टॉपिक पढ़ लेते हैं फिर आप एक कोई पेपर सेट लगाइए जिसमें आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके, तो चीजें और ज्यादा स्थायी हो जाएंगी, इससे जल्दी काम होगा। तो यहाँ पे हम दिल्ली सल्तनत के लेक्चर्स को खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम बात करेंगे मुगलों की, मुगल काल की, बाबर, अकबर, हुमायूं, इनके शासनकाल की क्या घटनाएं थी, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्वेश्चंस है। तब तक अभी अपन यहाँ पे ही विराम देते हैं, आगे वाले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।